नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वसंत भाग 3 के अंतर्गत 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने चिट्ठियों का जो ताना बाना रहता था या वर्तमान में भी जो चिट्ठियों का ताना बाना है वो किस तरह से कहाँ प्रारंभ हुई, किस तरह से उनसे क्या लाभ हानि या कह सकते हैं उनके द्वारा किस तरह से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं, इसका ताना बाना बुना है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सरलार्थ और इसके बाद शुरू करेंगे इसका अभ्यास। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध और इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। यह आपका एक प्रश्न भी बनेगा, उसका उत्तर भी यहाँ पर बनता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर बच्चों पत्रों का महत्व बताता है लेखक और कहता है कि पत्र बहुत संतोष देते हैं और नया सिलसिला शुरू करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में पत्रों के माध्यम से सभ्यता का विकास होता है। आगे कहता है कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। यहाँ पर कुछ भाषाओं में पत्र को क्या कहते हैं वो सब दिया गया है। पत्र को उर्दू में ख़त कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, ये भी आपका एक प्रश्न है। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक कहता है कि पत्र का मुख्य काम यादों को सहेजना होता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। 4.5 करोड़। हालांकि अब यह आंकड़ा हो सकता है कुछ कम हो गया हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा दखल कह सकते हैं एक तरह से बढ़ गया है। लेकिन पत्र सिर्फ ये नहीं कि हम आपस में व्यवहार के लिए लिखते हैं। बहुत सारे पत्र जैसा कि बच्चे जानते हैं औपचारिक पत्र भी होते हैं, जो ऑफिशियल पत्र जिनको कहते हैं। तो यह सिलसिला बहुत बढ़ा हुआ है। 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब आगे लेखक बताता है कि किस तरह से पत्रों के माध्यम से बड़ी बड़ी हस्तियों ने काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स थे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों में भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। ये पंडित नेहरू जी के विचार थे कि उन्होंने किस तरह से दूरसंचार के माध्यमों के विषय में कहा था। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। पत्र लेखन एक कला के रूप में जाना गया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में
पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। प्रिय बच्चों, जो आज आप पत्र लिखते हैं वह 1972 में उसको शुरू किया गया था। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के जो छात्र छात्राएं होते थे, जैसे कि आज इस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की उम्र होती है, उन बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 में शुरू किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। और वर्तमान के, जिस समय ये पाठ लिखा गया था उस समय संभवतः ऐसी स्थितियाँ थी, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो आपसी व्यवहारिक पत्र हैं उनका थोड़ा सा प्रचलन घटा है और मोबाइल का दखल ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें भी SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, आज तो बहुत सारे साधन हैं जिसके द्वारा हम मैसेज एक दूसरे को करते हैं, समाचार देते हैं एक दूसरे के। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर चल रही है कुछ हद तक। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक, जैसा कि मैंने पहले बताया, औपचारिक पत्र या व्यापार संबंधी जो डाक होती हैं उसकी संख्या बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आगे लेखक कहता है, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। बच्चों, आपने बहुत सारे ऐसे फिल्मी गाने भी सुने होंगे, चिट्ठी आई है या संदेश आते हैं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, आपने ज़रूर उनको सुना होगा। तो वो भी पत्रों का महत्व बताते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यानी उस समय पर जब मोबाइल का ज़्यादा प्रचलन नहीं था तो सच में ही पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व था, और सैनिकों की तरफ से उनके परिवारों के लिए और परिवार की तरफ से सैनिकों के लिए पत्र ही केवल एक माध्यम होता था जिसके माध्यम से वो एक दूसरे की कुशल क्षेम जान सकते थे। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। यह सत्य है बच्चों, आप लोग भले ही आज समझेंगे कि ऐसा होता था, लेकिन ये सत्य है। पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आप जानते हैं कि जो पहले भी मैंने बताया कि आज बहुत सारे साधन हैं। आप मोबाइल खोलें तो उससे ही बहुत सारे साधन शुरू हो जाते हैं। व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, फेसबुक में मैसेंजर होता है, उसके अलावा ट्विटर, जो लोग कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग से कुछ लिखते हैं मैसेज, या रेगुलर जो काम करते हैं वो ट्विटर का भी प्रयोग करते हैं। खासकर राजनीतिक लोग या बड़ी कंपनियों के ओनर जो होते हैं, या जिनका विशेष रूप से समाज पर ज़्यादा प्रभाव होता है, तो ये भी बहुत सारे साधन आज विकसित हो चुके हैं। आगे लेखक कहता है, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ लेखक ने कही कि आज भी बहुत सारे लेखक और बहुत सारे लोग हैं जो इन चिट्ठियों को, पुरानी चिट्ठियों को विरासत के रूप में संजो कर रखे हुए हैं। और प्रिय बच्चों, मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास भी बहुत सारे पुराने कवियों की, लेखकों की बहुत सारी चिट्ठियां रखी हुई हैं। फ़ोटोकॉपी करा करके मैंने उनको रखा हुआ है। तो ये एक उस समय के विचारों को जानने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है।
विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान माने खोज। तो उनको पढ़ करके उस समय के जो परिस्थितियां थी उनसे हम परिचित होते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये पंडित नेहरू जी की पुस्तक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम से उनके पत्र जो है संकलित हैं, नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये भी बनता है इसमें कि भाई पत्रों और आज के जो वर्तमान के संसाधन हैं SMS वगैरह, उनको आप एक तरह से समान रूप से क्यों नहीं देखते हैं। तो ये उसका उत्तर आ रहा है यहाँ कि पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, यानी बहुत जल्दी वो डिलीट हो जाते हैं, चाहे वो गलती से हो, चाहे वो स्पेस ना रहने की वजह से हो। फ़ोन में स्पेस नहीं होता ज़्यादा। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। माने जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, वहाँ पर बहुत सारे हस्तियों के, बड़े बड़े लोगों के, जो जिनको हम एक आदर्श रूप में मानते हैं, उनके पत्रों का संकलन मिलता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। माने उस समय पर, उस देश में, उस समय पर समाज में क्या हो रहा था, इस बात को पत्रों के माध्यम से जाना जा सकता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। यानी उस समय के जो सैनिक थे, जो यहाँ पर इंग्लैंड के सैनिक थे, लेकिन यहाँ पर वो एक तरह से सरकार की नौकरी कर रहे थे, तो वो जो पत्र लिखते थे अपने परिजनों को, तो वो आज एक तरह से ये बताता है कि उस समय का जो संग्राम था वो कितना ज़मीनी रूप से लोग उससे जुड़े हुए थे, कितना व्यापक उसका विस्तार था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और इसका कारण, ये प्रश्न भी है आपके इसमें, इसका कारण ये था कि वो उस समय की एक ऐसी प्रसिद्ध हस्ती थे जिनको सारा संसार बापू या महात्मा के नाम से जानता था। यही एक कारण था कि उनके नाम पर पत्र कहीं भी कोई भी महात्मा गांधी इंडिया लिख करके भेजता था तो वो उनको मिल जाते थे। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक वो पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, पर जब वे लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। माने कितना लोगों से उनका जुड़ाव था, वो तुरंत ही पत्र का जवाब देते थे। और आज के समय में हम देखें तो हम बहुत सारे जो आपस में मैसेज करते हैं लोग, उनका भी जवाब संभवतः नहीं दे पाते हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उनको किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र माने जो प्रशंसा में पत्र दिए जाते हैं उसको प्रशस्ति पत्र कहते हैं। और आज के समय में पुराने जो हमारे नायक रहे हैं, चाहे वो आज़ादी के आंदोलन के रहे हों, चाहे गांधी जी जैसे लोग रहे हों, उनके पत्र अगर कहीं है तो उनको बड़े ही सहेज कर लोगों ने आज भी रखा हुआ है। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र के
पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये भी एक तरह से पुस्तक का रूप लिए हुए हैं। पंत सुमित्रानंदन पंत जो कवि थे, उनके पत्र यानी बच्चन जी के जो अमिताभ जी के पिता थे उनके नाम, और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद ख़ास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, माने बहुत जल्दी से वो जवाब देते थे। जैसे गांधी जी लिखते थे उसी तरह से प्रेमचंद भी बहुत जल्दी जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1914 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। माने उस समय इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई 1915 से यानी 1915 से 1941 के बीच, तो वो प्रकाशित हुआ है। बच्चों कभी अगर कहीं मौका मिले और वो मिल सके तो उसको पढ़ना चाहिए, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तमाम सरकारी विभागों से ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। ये एक और विशेष बात यहाँ पर कही गई है कि सरकारी विभाग में जो भी विभाग आते हैं उनमें सबसे अच्छी एक शाख या एक जगह बनी हुई है डाक विभाग की। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे, माने ढानी छोटे छोटे गांव जो होते हैं, रह रहे लोग आज भी ख़तों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वहाँ पर भी आज इंतज़ार होता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग ख़तों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी माने बहुत विकल्पात्मक माने बहुत ज़्यादा इसका काम है। सिर्फ ये नहीं डाक विभाग का सिर्फ पत्र ही पहुंचाना, इसमें आप जानते हैं PLI होता है, उसके अलावा मनी ऑर्डर होता है, उसके अलावा आपके जो रोज़गार संबंधी पत्र होते हैं, बहुत सारे इसमें बहुत सारी जो है विकल्प में बहुत सारा काम डाक विभाग करता है। इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। मनी ऑर्डर माने जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो लोग दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे हम हरियाणा और दिल्ली यहाँ के क्षेत्रों की बात करें तो हमारे यहाँ इन क्षेत्रों में दूसरे देश के राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और इन और भी अन्य क्षेत्रों से लोग काम करने आते हैं। तो वो लोग अपने पारिवारिक जनों को मनी ऑर्डर भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। तो उसी के विषय में यहाँ कहा गया है, दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। कौन देवदूत के रूप में कौन देखा जाता है? डाकिया। आपको मैं बताऊं, बहुविकल्पात्मक जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए भी एक एक लाइन में कई प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान से एक एक प्रश्न को समझना चाहिए, एक एक लाइन को समझना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके अभ्यास की बात करते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस पाठ का अभ्यास जैसा कुछ आपके प्रश्न हैं उनको मैंने लिखने का प्रयास किया अपनी समझ से, और उन्हीं को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें
तो वहाँ पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है। तो इसका उत्तर, हालांकि हमने बुक में भी पढ़ा है तो उसको और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। चिट्ठियों या पत्रों का अपना महत्व है। इनके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को खुलकर व्यक्त कर सकता है। फोन या एसएमएस के द्वारा केवल काम की बातों का संक्षेप में वर्णन कर सकता है। पत्रों को धरोहर के रूप में संभाल कर रखा जा सकता है, परंतु फोन या संदेशों को सहेज कर रखना बहुत कठिन होता है। पत्र आत्मीयता पैदा करते हैं, इन्हें खोज का विषय भी बनाया जा सकता है। पत्रों के आधार पर आज अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं जो उस समय के समाज, काल, वातावरण के विषय में बताती हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा गया है, कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं का नाम बताइए। तो यहाँ पर इनकी भाषाएं मैंने लिखी हैं। खत उर्दू का है, कागज कन्नड़ का शब्द है, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु का है और लेख भी तेलुगु का है। काडिद तमिल का शब्द है, पाती हिंदी का है, चिट्ठी हिंदी का है, पत्र संस्कृत का है। हालांकि ये आपकी बुक में सब दिए गए हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे इनको। तो प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 आता है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, पत्र लेखन की कला को बढ़ाने के लिए विद्यालय पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को एक विषय के रूप में शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी ये प्रयास किए गए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की आयु से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1972 से पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। तो बच्चों, जैसा कि पाठ पढ़ाते समय भी हमने समझाया था, तो इसको यहाँ फिर देखें। पत्र भाषा का लिखित रूप होते हैं। पत्रों को लोग संभाल कर रख सकते हैं, परंतु एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक संभाल कर रखना बहुत कठिन होता है। पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम चाहे जितने पत्रों को जितने समय तक संभाल कर रख सकते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े संग्रहालयों में भी जानी मानी हस्तियों के पत्र संकलित हैं, पत्र संकलित हैं। पत्र उस समय के देश, काल, समाज, वातावरण को जानने का सशक्त माध्यम है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि इसका पाठ से का अंतिम प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, प्रत्येक वस्तु का अलग अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज की तकनीकी की दुनिया में चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये बहुत ज़रूरी हो गए हैं, फिर भी ये पत्रों का स्थान नहीं ले सकते हैं। तो सीधा सीधा इसका उत्तर नहीं है कि भाई पत्रों की जगह पर जो है चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं पाठ से आगे। प्रिय बच्चों, पाठ से आगे अगर हम देखते हैं तो पहला प्रश्न इसमें है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? प्रिय बच्चों, इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट सादे लिफाफे पर पत्र भेजता है तो वह वापस आ जाता है और उस पर जुर्माना लगता है, और क्योंकि उसका डाक विभाग एक कीमत मांगता है या एक कीमत देनी होती है पत्र की टिकट के रूप में, जो कि हम चिपका करके और पता लिख करके हम भेजते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो पत्र बगैर टिकट भले ही पहुंच भी जाता है तो उस पर जो लेने वाला होता है उसके ऊपर उसका जुर्माना लगा दिया जाता है। तो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है,
पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे। प्रिय बच्चों, पिन कोड भी एक तरह से जहां कोड शब्द आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कोड का मतलब होता है कुछ संकेत, यानी पिन कोड यानी जो जहां भी आप रहते हैं वहां का एक पिन कोड है जो कि 6 संख्याओं में लगभग होता है और प्रत्येक संख्या का एक मतलब होता है। यानी पहला शब्द है तो उसका कुछ मतलब है। मान लीजिए आप हरियाणा में कहीं रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं और आप मान लीजिए फरीदाबाद के सेक्टर 18 में रहते हैं, तो आपके लिए जो पत्र आएगा उसका कोड या आप जो पत्र लिखेंगे वहाँ से जहाँ का भी लिखेंगे उसका कोड अलग अलग होगा। तो पहला उसका कुछ अलग मतलब होगा और दूसरा यानी जितने भी शब्द हैं उनका अलग अलग मतलब होता है, इसलिए ही इनको एक पते के रूप में माना जाता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, ऐसा क्यों था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे और वो उन्हें प्राप्त हो जाते थे। प्रिय बच्चों, इसका सीधा सा उत्तर हो सकता है कि महात्मा गांधी उस समय की एक बहुत प्रसिद्ध हस्ती थे। महात्मा गांधी को सारा विश्व बापू या गांधी के रूप में जानता था, तो महात्मा गांधी देश में जहाँ भी होते थे उनके नाम कहीं से भी पूरे विश्व से या देश भर से कहीं से भी कोई पत्र आता था तो वो उन्हें उस जगह पर ही पहुंचा दिया जाता था। तो आगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं तो इनको आप पढ़िएगा और इनमें से भी पढ़ना जरूर चाहिए क्योंकि कई बार इनमें से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ शब्दार्थ आपके यहाँ दे रखे हैं बुक में। तो अजीबोगरीब, अनोखा, SMS, लघु संदेश, सिलसिला, आरंभ होना, रास्ता खुलना, अहमियत, महत्व, हरकारा, दूत, डाकिया, संदेश पहुँचाने वाला, आवाजाही, आना जाना, तह, गहराई, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, मुस्तैद, तत्पर, दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण, गुडविल, सुनाम या अच्छी छवि, हैसियत, दर्जा, हालिशान, शानदार, ढानी, अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूरी पर हो जहां बहुत थोड़े मकान हो। तो मैं समझता हूं आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।